अध्याय 20 युद्ध का इनाम। चंदा जी चिंता मत करो, अब से ये सारी चीजें मैं संभालूंगा, मैं निश्चित रूप से काव्या को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सार्थक ने धीरे से चंदा जी को ढांढस बंधाया। चंदा जी, काव्या अभी लिविंग रूम में है, तुम पहले उनके पास जाकर रुको, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा। चंदा जी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने सार्थक को घूरा। युवा दामाद जी, आप बाहर जा रहे हैं, क्या आप मालकिन के साथ नहीं रहेंगे? चंदा जी, तुम खुद जानती हो काव्या का मेरे प्रति क्या रवैया है, तुमने खुद देखा है, मेरा काव्या के साथ रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना कोई सोच सकता है। अगर मैं उनके साथ रहा तो शायद मैं उनका मूड और खराब कर दूं। आंखों से ओझल, दिल से ओझल बेहतर है, सार्थक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पर युवा दामाद जी, चंदा जी ने मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहती थी पर नहीं जानती थी कि कैसे शुरू करें। आखिरकार वह मूर्ख नहीं थी, वह काव्या और सार्थक के रिश्ते की स्थिति अच्छी तरह देख सकती थी। ठीक है चंदा जी, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं मैं काव्या की रक्षा करूंगा। सार्थक ने धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा। युवा दामाद जी, मुझे वास्तव में लगता है कि मालकिन बहुत अच्छी इंसान है, दयालु और सभ्य। अगर उस साल की घटना न होती तो मालकिन ऐसी नहीं बदलती। युवा दामाद जी, अगर मालकिन थोड़ी जिद्दी व्यवहार करें तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। मैं चंदा जी ने गहरी आह भरी और बोलना शुरू किया। युवा दामाद जी, मालकिन वे चंदा जी की बात पूरी न हो पाई थी कि एक साफ आवाज आई। काव्या अपने कमरे से बाहर निकली, उसकी अभिव्यक्ति फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। उसने उदासीन स्वर में कहा, तुम आज रात बाहर जा रहे हो? हाँ, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, उन्होंने मुझे बुलाया है और शायद मैं आज रात लौटूं नहीं। ये लो। काव्या ने फिर कार की चाबियां सार्थक की तरफ फेंकी। सार्थक थोड़ा चौंका और अनायास ही उसकी तरफ फेंकी गई चाबियां पकड़ लीं। उसने उस पर BMW के अक्षर देखे और कहा, पत्नी तू मुझे कार क्यों दे रही है? उद्धरण चिन्ह, ये तुम्हारे आने जाने के लिए है। हालांकि ज़ियुवान इलाका एक बंगला आवासीय क्षेत्र है, पर व्यावसायिक जिले से काफी दूर है। काव्या ने एक सपाट स्वर में समझाया। हालांकि वह बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी उसमें छिपी चिंता का एहसास हो रहा था। पत्नी, तू मुझ पर बहुत दया कर रही है, मुझे BMW भी दे रही है, क्या तुझे डर नहीं कि मैं कार लेकर भाग जाऊं? भाग जाएगा तो मैं समझूंगी कि मैंने तुझे गलत समझा। मुझे 10 लाख से ज्यादा खोने पर कोई हर्ज नहीं, समझ लो एक भिखारी को फेंक दिया। काव्या की ठंडी आवाज कमरे से आई, साथ ही बहुत ज्यादा मत सोच, ये चंदा जी के लिए है, सब्जी खरीदने के लिए। चंदा जी ने कहा कि उन्हें इस तरह की कार चलाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अल्पविराम। शाम की व्यावसायिक सड़क असाधारण रूप से जीवंत थी। नियन रोशनी की दुनिया, लाल, हरी और नीली रोशनियां चमक रही थीं, दिन भर की मेहनत से थके लोगों को अपनी तरफ बुला रही थीं। जहां बाज और KTV ने असंख्य मनोरंजन पेश किए थे। गर्र, अचानक एक इंजन की गड़गड़ाहट दूर से आई। एक BMW X5 तेजी से दौड़ती हुई आई, जिसने कई महिलाओं का ध्यान खींचा, जब तक कि वह 0 पॉइंट बार के सामने एक पार्किंग स्थान में खूबसूरती से घूमती हुई रुकी, जो ड्राइवर के कौशल का चरम था। कार से बाहर निकलने के बाद सार्थक ने आसपास की कुछ महिलाओं की मोहक नज़रों को नज़रअंदाज किया। आधा मुड़ा, सामने वाली यात्री सीट खोली, ऊपर से एक खूबसूरत ढंग से लिपटा हुआ केक उठाया और 0 पॉइंट बार के अंदर की तरफ बढ़ा। भाई सार्थक, आज आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? गुड इवनिंग भाई सार्थक। जैसे ही सार्थक बार में चला गया, कई वेटरों ने तुरंत उसका स्वागत किया, उसके साथ अपनी परिचितता दिखाते हुए। उसने मुस्कान के साथ हर एक को जवाब दिया, फिर बिना रुके परिचितता से बार के पीछे की तरफ बढ़ा। गलियारे में चलते हुए सार्थक आसानी से एक कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा खोला और तुरंत उसे गुलाबों की हल्की खुशबू आई। यह एक अद्भुत रूप से बड़ा कमरा था, शानदार और सरलता से सजाया गया, पर अपनी अनोखी शैली से रहित नहीं। कमरे के एक कोने में एक छोटा तैराकी पूल भी था। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, सार्थक की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अपने दिल को घेरती एक ठंडी हत्या की भावना महसूस हुई, जैसे अचानक ठंडी रोशनी दिखी जो उसकी छाती पर निशाना साध रही थी।
सार्थक ने हल्की मुस्कान दी, न तो बचा और न ही बचने की कोशिश की, और देखता रहा कि तेजी से आगे बढ़ता खंजर उसके करीब आ रहा है। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और झटका दिया। क्षण, खंजर ने एक साफ आवाज निकाली जैसे वह स्टील से टकराया हो और टुकड़े टुकड़े हो गया। खंजर के पीछे एक रूठी हुई खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में टूटा हुआ आधा भाग था, निराश दिख रही थी। मज़ा नहीं, बोरिंग, तुम हमेशा यही चाल चलते हो, क्या कभी बदल नहीं सकते? कितनी बार यही चाल? देखो इतने कम समय में मेरे कितने खंजर टूट चुके हैं। रोज ने मुंह फुलाया, खंजर का हैंडल एक तरफ फेंक दिया और शिकायत की, आज रात मेरे महान गुरु सार्थक को नींद नहीं आ रही और वो इस बदकिस्मत औरत के पास आए हैं। क्या काम है? अगर तू बदकिस्मत है तो मैं समझूं कि दूसरी औरतों को नदी में कूदकर मर जाना चाहिए। वैसे, मैंने छोटू से पूछा, उसने कहा आज तेरा जन्मदिन है इसलिए मैं तेरे लिए केक लाया हूँ। रोज के शब्दों में छिपी शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए सार्थक कमरे में चला गया, केक को कॉफ़ी टेबल पर रखा और रोज को देखा। जन्मदिन मुबारक हो। रोज ने सार्थक के मुस्कुराते चेहरे को देखा और फिर मेज पर रखे केक को देखा। उसका शरीर हल्का कांपा, उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर बह निकले। इतने सालों से उसने हर जन्मदिन अकेले बिताया था, किसी ने कभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थीं। वह भावुक इंसान नहीं थी, पर उस पल वह भावुक होने से नहीं रह सकी क्योंकि इस आदमी ने उसका जन्मदिन याद रखा था। आंसू क्यों? जन्मदिन पर खुश रहना चाहिए, ये टोपी पहनो। सार्थक ने धीरे से रोज के गालों से आंसू पोंछे, अपनी जेब से एक जन्मदिन पार्टी टोपी निकाली और उसके सिर पर रख दी। मुस्कुराते हुए बोला, माफ कर, आज मैं जल्दी में था इसलिए सिर्फ ये टोपी ही तैयार कर सका। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ, शुक्रिया छोटे आदमी। रोज ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें सार्थक पर टिकी थीं। गहरी सांस ली और बोली, छोटे आदमी, मैं तेरी असली औरत बनना चाहती हूँ। मुझे पता है तू मुझे नीची नज़र से देख सकता है, पर मैं अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। छोटे आदमी, मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को पूरी तरह तुझे दे सकूं। रोज तू। रोज के भावुक प्रेम निवेदन को सुनकर सार्थक का दिल जोर से धड़का और उसने अनायास ही कुछ कहना चाहा, पर रोज ने उसके बोलने से पहले ही उसे रोका। छोटे आदमी, मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, पर मुझे भी पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी में एक शाश्वत पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। रोज ने सार्थक को देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाया। छोटे आदमी, कृपया अपना युद्ध का इनाम स्वीकार करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 21 स्मरण। सार्थक रोज को अपनी तरफ आते देखता रहा, उसकी आंखों में यादों की एक झलक थी, जब वह धीरे धीरे उनके पहली मुलाकात को याद कर रहा था। अल्पविराम। 1 साल पहले की एक रात, अंधेरा स्याही की तरह गहरा था, सर्दियों की आधी रात और सड़क पहले से ही बहुत सूनी थी। सड़क को रोशन करती धीमी पीली रोशनी ठंडक लाती हुई प्रतीत होती थी। अचानक शोर की एक झड़ी ने रात की खामोशी को तोड़ा। एक बिखरी हुई आकृति एक गली से लड़खड़ाती हुई निकली, वह काले चमड़े में थी, रात की एक परी की तरह लग रही थी, सिवाय इसके कि वह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। उसके निचले पेट पर एक कट था जिसमें से खून उसकी उंगलियों के बीच से रिस रहा था जब वह घाव को पकड़े हुए थी। वह गली से लड़खड़ाती हुई निकली और उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक काले सूट वाले पुरुष हाथों में चाकू लिए लगातार उसका पीछा कर रहे थे। मालकिन, भागने का कोई फायदा नहीं, तुम बच नहीं सकती। बड़े मालिक ने कहा है कि आज तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। एक गहरी आवाज महिला के पीछे से आई और एक कंकड़ बिजली की तरह तेज हवा को चीरता हुआ महिला के घुटने पर लगा। महिला कराह उठी, लड़खड़ाई और जोर से जमीन पर गिर गई। तुरंत उठ नहीं सकी क्योंकि उसने अपने पीछा करने वालों को पास आते देखा। मालकिन सच में अपने खिताब के लायक हैं, बाघ से बाघ ही पैदा होता है। बड़े मालिक जैसे पिता के साथ एक नायक, आपकी ताकत सच में खौफनाक है, मालकिन। सिर्फ एक खंजर से आपने हमारे 10 से अधिक भाइयों को मार डाला और घेरे से बाहर निकल गई, सच में काबिले तारीफ। आगे खड़े मोटे तगड़े आदमी ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, यह अफसोस की बात है मालकिन कि तुम आज मरने वाली हो। बड़े मालिक ने कहा कि नीचे मालकिन अकेली है और उन्होंने हमें तुम्हें उनके पास भेजने को कहा है।
चांगलांग, तू बेशुक्र जानवर, मैंने तुझ पर कभी अत्याचार नहीं किया, तो तूने मुझे धोखा क्यों दिया और मेरे पिता के साथ मिलकर मेरे खिलाफ किया। महिला जानती थी कि वह बच नहीं सकती, वह लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई, बिना किसी डर के। उसकी नज़र ठंडी थी, वह अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी। हा, मालकिन, तुम सच में कुछ और हो, मुश्किल में भी शांत। एक औरत होकर इतना आत्मसंयम बहुत काबिले तारीफ है। चांगलांग नाम का आदमी आह भरकर बोला, पानी नीचे बहता है, आदमी ऊपर चढ़ता है, ये नियम तुम्हें समझना चाहिए, मालकिन। बड़े मालिक तुमसे बेहतर फायदे देते हैं, मालकिन। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं स्काई वुल्फ हॉल का नेता बन जाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी होगी, मालकिन। चांगलांग, मत भूल, मैं उसकी अपनी बेटी हूँ। वह अपनी बेटी को मारने की हिम्मत करता है और तू सिर्फ एक बाहरी है। क्या तुझे डर नहीं कि एक दिन वह तुझे भी मार डालेगा? क्या तुझे स्काई एलायंस का स्वभाव नहीं पता? उनके कर्म आकाश और मानव दोनों को क्रोधित करते हैं, पूरी तरह बेरहम। उसके पीछे चलकर तू निश्चित रूप से आज 6 अंक तक नहीं पहुंचेगा। क्या तुझे लगता है कि सरकार तुझे छोड़ देगी? महिला ने कुछ गहरी सांसें लीं, ये जानते हुए कि वह किसी भी तरह नहीं बच सकती। उसने आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश की। चांगलांग अप्रभावित रहा, उसने तीखी हंसी, यही तुम बड़े मालिक से कम हो, मालकिन। तुम रोज सोसाइटी को नियंत्रित करती हो और तुम्हारी ताकत बड़े मालिक से कम नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि तुम भविष्य में स्काई एलायंस को निगल न सको। पर देखो तुम क्या बन गई हो, तुम कुछ नहीं करने देती, कुछ बेचने नहीं देती। हम भाइयों को किस पर गुजारा करना चाहिए? बड़े मालिक के पीछे हमें खाने पीने की चिंता नहीं, और जो औरत चाहें हमारे बिस्तर पर आ जाएं। मैं तुम्हारे साथ दयनीय जीवन क्यों जीऊं? मालकिन, मरने से पहले मुझे तुम्हें एक सलाह दो, अगली जिंदगी में इतनी जिद्दी मत होना। अगर तुम वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स नहीं करती तो दूसरे करेंगे। हम पैसे कमाने निकले हैं, अच्छी जिंदगी का आनंद लेने के लिए, न कि किसी तथाकथित ज़मीर के पीछे। ज़मीर क्या है? ज़मीर सिर्फ कुत्ते का गोबर है, वह हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, है न? तो उसे क्यों रखें? ठीक है मालकिन, मैंने कहा, अब मुझ पर दोष मत लगाना, मारो। उसके बोलते ही चांगलांग के पीछे एक दर्जन काले सूट वाले पुरुष धीरे धीरे महिला के पास आए। उनके चाकू चांदनी में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। जैसे ही महिला को काटकर मार डालने वाले थे, एक भूत जैसी आवाज अचानक आई, अंधेरे में गूंजती हुई। अरे यार, क्या तुझे शर्म नहीं आती? पहली बार किसी को इतनी बेशर्मी से कहते सुना कि ज़मीर कुत्ते का गोबर है। अरे आज रात मेरी किस्मत अच्छी है, घर जाते हुए एक शानदार खूबसूरत महिला मिली। अरे वह घायल है, कितनी दयनीय है। अगर तू मुझे अच्छा भाई कहे तो शायद मैं तेरी जान बचा दूं। आवाज मजाकिया थी। जैसे एक आकृति धीरे धीरे अंधेरे से निकली, महिला के पास गई और बिना किसी शर्म के उसके गाल को चिकोटी काटी, तारीफ करते हुए चटकारी लगाए। महिला, जो आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रही थी, उसे अपने चेहरे पर दर्द महसूस हुआ और उसने अनायास ही आंखें खोली। एक शरारती मुस्कान वाला चेहरा उसे परख रहा था। उसकी स्पष्ट नज़रें उसके अंदर शर्म की लहर दौड़ा गईं। युवक, तू कौन है? हम स्काई एलायंस से हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुझसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे मत कर जिसे तू नाराज न कर सके। चांगलांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ध्यान नहीं दिया था कि ये युवक अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हुआ। स्काई एलायंस क्या है? युवक ने सिर घुमाया, हल्की मुस्कान के साथ। तो तू कह रहा है कि मैं तुझे नाराज नहीं कर सकता? हाँ, मैं तुझे एक विकल्प देता हूँ, यहाँ से भाग जा या मर जा। युवक की आवाज़ बहुत शांत थी, उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। पर जब ये चांगलांग के कानों तक पहुंची तो उसके शरीर को अनायास ही झटका लगा, जैसे ठंडी हवा बही हो, जिससे वह बेकाबू होकर सिर से पांव तक कांप उठा। आखिर तू किसकी बात कर रहा है? चांगलांग को ये एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसके सामने वाला आदमी एक शैतान है, एक मौत का दूत। एक बार जब वह हिलेगा तो उसका इंतजार कर रही है मौत। युवक ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह महिला की तरफ मुड़ा, मुस्कुराते हुए, खूबसूरत, मैंने तेरी जान बचाई, शुक्रिया के तौर पर तुझसे एक चुंबन ले सकता हूँ?
महिला स्तब्ध रह गई और उसने अवाक होकर युवक को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये युवक, जो अचानक आया और उसकी जान बचाने का दावा कर रहा था, वास्तव में अपने इनाम के तौर पर एक चुंबन की उम्मीद कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसे नासमझ कहें या बहुत बहादुर। क्या तू दे सकती है? युवक ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं दे सकती हूँ, महिला ने दांत पीस कर कहा। अपने दादा को चूम, बच्चे। मुझे परवाह नहीं कि तू क्या है, चूंकि तुझे खूबसूरत महिलाएं इतनी पसंद हैं, आज मैं तुझे और इस दोनों को नरक भेज दूंगा ताकि तुम नए पुल पर अकेले न रहो। चांगलांग गुस्से से चिल्लाया। चांगलांग गुस्से में और बदसूरत चेहरे के साथ अपने कोट से एक बंदूक निकाली और उस आदमी पर निशाना साधा। बैंग! जिस पल चांगलांग ने ट्रिगर खींचा, युवक अचानक गायब हो गया और फिर प्रकट हुआ, एक हाथ से चांगलांग की गर्दन पकड़े धीरे से दबाव डाला। चटक! चांगलांग का सिर एक तरफ झुक गया, उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका विरोधी इतनी तेजी से कैसे चला और उसकी गर्दन कैसे तोड़ दी। मुझे एक अजीब आदत है, मुझे पसंद नहीं जब कोई मुझ पर बंदूक ताने। अगर कोई करता है तो मुझे उसे विदा करने का मन करता है। तेरा बॉस जा चुका है, अब तुम सब उसके पीछे नीचे जा सकते हो, युवक ने कहा। उसकी आवाज़ के फीका पड़ने से पहले वह आदमी एक क्षणभंगुर छाया में बदल गया, अंधेरे में गायब हो गया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ लगातार आ रही थी। एक एक करके काले सूट वाले पुरुष हवा में उछाले गए, जमीन पर गिरे, 2 बार ऐंठन की और फिर जीवन उनका साथ छोड़ गया। या दूर से महिला ये दृश्य अपनी आंखें फैलाए देख रही थी, उसे जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे पुरुष जमीन पर फेंके गए, कुछ पल थे, फिर स्थिर पड़े रहे, स्पष्ट रूप से उस आदमी के हाथों मारे गए। अगर पहले वह आदमी एक मासूम नायक जैसा लग रहा था जो दामादी को बचा रहा था, तो अब वह पूरी तरह एक मौत का दूत तथा बेरहमी से मार रहा था, अपने हाथ के नीचे किसी को नहीं छोड़ रहा था। लगभग एक पल में वह आदमी महिला के पास फिर से प्रकट हुआ, उसके पीछे अस्त व्यस्त शव पड़े थे, उनकी छाती धंसी हुई थी, बिना किसी संदेह के मृत। युवक ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ मामूली किया हो, अपने हाथ झाड़े, महिला के पास गया और मुस्कुराया। खूबसूरत, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, पर तुझे मुझे ऐसे घूरने की जरूरत नहीं। मुझे शर्म आएगी। तू आखिर कौन है? उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग मुझे जज कहते थे, पर अब सब मुझे सार्थक कहते हैं। तेरा नाम क्या है, खूबसूरत? रोज। रोज है, अच्छा नाम है। हाँ, अभी इस बात का समय नहीं, मुझे अपना इनाम लेना है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए रोज की भयभीत नजरों के नीचे उसके लाल होंठों पर एक जोर का चुंबन लगाया, अपना इनाम लेते हुए। अध्याय 22। बुद्ध, शिष्य तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। वह चुंबन धरती हिला देने वाला था और 1 साल से अधिक समय बाद भी अविस्मरणीय बना हुआ था। उस दबंग चुंबन की याद आज भी ताज़ा थी, जीवन भर के लिए दिमाग में अंकित। 1 साल पहले की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में साफ साफ घूम रही थीं। एक चुंबन और जीवन भर की नियति। सार्थक चुपचाप अतीत को याद कर रहा था, उसकी नज़र रोज पर पड़ी, थोड़ा विचलित। उस आकस्मिक बचाव और बचाए जाने के कारण उसकी और रोज की मुलाकात हुई, और आधे साल के कभी कभार के सरल आदान प्रदान के बाद उन्होंने ये सूक्ष्म रिश्ता बना लिया जो अवर्णनीय और अस्पष्ट था। अपने चमकदार काले बालों को समेटते हुए रोज ने जैसे सार्थक के विचारों का अंदाजा लगा लिया। वह धीरे से उसकी बाहों में झुक गई और फुसफुसाई, क्या तू जानता है, पहली बार जब मैंने तुझे देखा तू एक लापरवाह युवक था, एक ऐसा युवक जो मौत से नहीं डरता था। इतने सारे लोगों के सामने तूने नायक बनने की हिम्मत की, तूने मेरे गाल को चिकोटी काटने की हिम्मत भी की, और तू इतना बहादुर था, बिना मेरी अनुमति के मेरा पहला चुंबन ले लिया। पर तू इतना मजबूत था कि निराशा तक ले जा सकता था। जज, क्या तू आज रात मेरा निजी जज बन सकता है? रोज। सार्थक ने धीरे से आह भरी और धीरे से रोज के रेशमी बालों को सहलाया, बड़बड़ाया, रोज तुझे ऐसा क्यों करना है? मैं वो परफेक्ट आदमी नहीं हूँ जो तू सोचती है। मैं तुझे धोखा नहीं देना चाहता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी एक पत्नी है और मेरे पीछे आने पर तुझे जीवन भर धूप न दिखे, मैं तुझे वह खुशी नहीं दे सकता जो तू चाहती है। मुझे परवाह नहीं।
रोज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, जिस पल तूने मुझे बचाया तू मेरी नज़रों में नायक बन गया, मेरा जीवन भर का नायक। एक कहावत है, हम शाश्वत प्रेम नहीं मांगते, बस इसे अनुभव करना चाहते हैं। दमे क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरे पास अभी क्या है। सार्थक, आज मेरा 26वां जन्मदिन है, मैं अपने लिए कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। मैं एक परफेक्ट जन्मदिन चाहती हूँ, एक असली औरत बनना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने रोज को चुपचाप देखा और एक नर्म आह भरी, तू जो कर रही है इसके लायक नहीं है। जब तक मुझे लगता है कि इसके लायक है तब तक इसके लायक है। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं। रोज की आंखें दृढ़ थीं, वह सीधे सार्थक को देख रही थी। एक पूरे मिनट की खामोशी के बाद सार्थक के चेहरे पर एक मुस्कान फैलने लगी और वह मुस्कुराया, ऐसा है रोज, तो क्या तू जानती है कि आगे क्या होगा? मुझे नहीं पता छोटे आदमी, क्या तू मुझे बता सकता है? नहीं, मैं तुझे अपने कर्मों से दिखाने की योजना बना रहा हूँ। अल्पविराम। जैसे जैसे सुबह हुई क्षितिज उज्ज्वल होता गया, पूर्व में एक लाल चमक दिखाई दी, पूरे शहर को जगाती हुई। गर्म धूप ने लोगों को भी खुश कर दिया। सार्थक कल रात के संघर्ष से थका नहीं लग रहा था, इसके विपरीत वह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। कल रात जो हुआ उसे याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसके बगल में रोज की लयबद्ध सांसें सार्थक के कानों में गूंज रही थीं, उसके होंठ हल्के मुड़े हुए थे जैसे वह कुछ शानदार सपना देख रही हो। वह एक आलसी बिल्ली की तरह सार्थक की बाहों में सिमटी हुई गहरी नींद सो रही थी। रोज के शांत और स्थिर सोते चेहरे को देखकर उसकी बाहों में लेटी हुई सार्थक सच में उसे चूमना चाहता था, पर डर था कि उसके सुंदर सपने को न जगा दे। इसलिए वह सिर्फ अपनी नज़रों से उस खूबसूरती को निहार सकता था। इस पल रोज में अपनी सामान्य ठंडी मोहकता नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मुखौटा उतार दिया हो, एक कोमल स्त्री का एहसास था। शायद यही असली रोज है। सार्थक के दिमाग में एक विचार उठा। अचानक रोज का शरीर हल्का कांपा, जैसे उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली और सार्थक को उसे नीचे देखते पाया। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। गुस्से से उसने सार्थक की छाती पर थप्पड़ मारा और मुंह फुलाकर बोली, तू बड़ा बेवकूफ, सुबह सुबह लोगों की नींद खराब करता है। संभल, वरना मैं तुझे मारूंगी। क्या तू मुझे हरा सकती है? सार्थक ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। तू बदमाश आदमी। रोज ने सार्थक पर प्यार से थप्पड़ मारा और नखरे से बोली, तू कल शाम जानबूझकर केक लेकर आया था, क्या तू हर समय कुछ शरारत सोच रहा था? सार्थक हंसते हंसते थक गया और बोला, क्या तुझे लगता है मैं वैसा आदमी हूं जो औरत देखकर काबू नहीं कर पाता? अगर तू एक छोटी भेड़ बार बार मुझे न भड़काती तो क्या ये सब होता? ये सुनकर रोज ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर बोली, वो मेरी गलती कैसे है? किसे पता था कि तू भेड़ की खाल में भेड़िया है, बाहर से इतना सीधा पर अंदर से इतना बदमाश। मैं तो तेरे रूप से धोखा खा गई, बेवकूफ़ी में तेरे जाल में फंस गई। मेरे जाल में फंस गई का क्या मतलब? ये तू थी, इस छोटी चुड़ैल ने बार बार मुझे भड़काया। ऐसा लगता है मैं इतना हैंडसम ताज़ा मांस हूँ कि मैं, ये जवान हैंडसम लड़का, तुझ जैसी औरत चुड़ैल के हाथों पकड़ा गया। अफसोस, मेरी धर्मयात्रा बस ऐसे ही खत्म हो गई। बुद्ध, तेरा शिष्य तेरा सामना नहीं कर सकता। ये सुनकर रोज ने फिर से आंखें घुमाईं और व्यंग्य से बोली, तेरी धर्मयात्रा? क्यों नहीं तू कहता कि तुझे 72 चालें भी आती हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 23। छोटा सेब। दोनों कुछ देर और प्यार भरी बातें करते रहे और अब तक सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था, पर्दों के माध्यम से कमरे में चमक रहा था। सार्थक ने समय देखा और न रुका, जल्दी से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। अगर उसे सही से याद है तो आज उसका पहला काम करने का दिन था। रोज उठकर मदद करना चाहती थी, पर जैसे ही वह हिली, एक फटने जैसा दर्द जिसने उसे भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया और वह बोली, ये सब तेरी गलती है, मैं आज कैसे संभालूंगी? अरे! सार्थक ने बेबसी से अपनी नाक छुई और चिढ़कर बोला, संभालने का क्या मतलब? तुझे अच्छी तरह आराम करना चाहिए। बेशक। क्या तू बाहर घूमने की योजना बना रही है?
तू समझदार है। रोज ने सार्थक पर एक नज़र डाली और अचानक पूछा, तू अभी जाने की योजना बना रहा है? क्या तू अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है? उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। पत्नी। भूल जा, वह एक जीवित बुद्ध की तरह है, हमेशा ठंडा चेहरा, जैसे सब उसके कर्जदार हों। मेरे लिए चिंता करना आसमान से पाई गिरने से भी मुश्किल है। मैं काव्या ग्रुप में काम करने जा रहा हूँ, सार्थक ने लाचारी से कहा। काव्या ग्रुप। रोज की खूबसूरत आंखें फैल गईं, उसने सार्थक को रूठती हुई नजरों से देखा। अब समझ आया कि तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। पता चला कि तू काव्या ग्रुप जा रहा है, ऐसी जगह जहां खूबसूरत महिलाओं की भरमार है और अध्यक्षा भी शीर्ष स्तरीय खूबसूरत है। तू बेरहम कमीना, मुझे शर्त है तू उन्हें प्यार करके बिना कुछ कहे छोड़ने की योजना बना रहा है। ये कहकर रोज ने अपनी मोहक नजरें सार्थक पर डाली, जिसमें थोड़ा आकर्षण था। तू चुड़ैल। सार्थक का दिमाग कांपा और वह लगभग एक जल्दबाजी का कदम उठाने वाला था। कपड़े पहनने के बाद सार्थक ने रोज को अच्छी तरह आराम करने को कहा, फिर सीधे कमरे से बाहर चला गया। रोज बिस्तर पर लेटी हुई दरवाजे को बंद होते देखती रही और एक गहरी सांस ली, पर उसके खूबसूरत चेहरे पर एक नशीली मुस्कान आई, जैसे वह कल रात को याद कर रही हो। 0 बार से बाहर निकलने के बाद सार्थक ने कार का नेविगेशन चालू किया और काव्या ग्रुप की तरफ बढ़ा। उसके विचार अनायास ही श्वेता और काव्या के चेहरों पर चले गए और उसके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान आई। यही वो जीवन था जो वह चाहता था, बिना इस चिंता के कि सोते वक्त उसके सिर पर बम गिर जाए। कार मुश्किल से व्यस्त सड़कों से निकली और एक शांत सड़क पर आई, जहां यातायात कम था। तभी सार्थक ने पीछे से एक इंजन की तेज गड़गड़ाहट सुनी। एक पीली फरारी तेजी से गुजरी, उसकी कार के करीब से गुजरती हुई। सार्थक ने तेज रफ्तार फरारी को भौहें चढ़ाकर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि जो पीली फरारी उसने तेजी से जाते देखी थी, वह पहले से ही सड़क के किनारे रुक चुकी थी। जैसे जैसे सार्थक की कार पास आई, फरारी का इंजन जोर से दहाड़ा, तेज आवाज के साथ, जो चुनौती भरी थी। सार्थक ने कड़वी मुस्कान दी। उसे एहसास हुआ कि एसयूवी चलाने पर भी उसे किसी बेकार आदमी से रेस की चुनौती मिल सकती है। सिर हिलाकर सार्थक ने स्टीयरिंग घुमाया और किनारे से निकलने का इरादा किया। जैसे ही उसने लेन बदली, फरारी ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोक दिया। चाहे सार्थक कितना भी हिलता, फरारी हर बार उसका रास्ता रोकती रही, जिससे उसका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। कई कोशिशों के बाद सार्थक ने बस कार रोकी, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और भौहें चढ़ाकर फरारी की तरफ बढ़ा। फरारी का मालिक भी बाहर निकला और सार्थक को आश्चर्य हुआ। मालिक एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि लड़की काफी अजीब कपड़े पहने हुई थी, चमकीले पीले बाल, सफेद टी शर्ट और डेनिम हॉट शॉर्ट्स। उसके गले में एक बड़ा सिल्वर नेकलेस था और उसकी उंगलियों पर स्कल रिंग्स थीं। उसका चेहरा मासूम और खूबसूरत था, जो उन अंकलों को पागल करने के लिए काफी था जिन्हें लोलिता पसंद थी। बस उसका भारी स्मोकी मेकअप उसे थोड़ा बेमेल बना रहा था, पर उसकी आंखों में हरियाली उसकी जवानी को धोखा दे रही थी। वह हाई स्कूल की जून छोटी या सीनियर साल की दिखती थी। लड़की ने अपनी पांडा जैसी खूबसूरत आंखें झपकाईं, सार्थक को पास आते देखा और एक विजयी मुस्कान दिखाई। साफ आवाज में बोली, मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम चूचू है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अंकल। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम मेरे साथ रेस करने में रुचि रखोगे? उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने चूचू पर एक नज़र डाली और चिढ़कर बोला, मुझे तुम्हारे साथ रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी कार हटाओ, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। सार्थक के रवैये से स्पष्ट रूप से चौंकी चूचू तुरंत खिलखिला उठी, अपनी शैतानी दिखाते हुए बोली, अंकल, क्या तुम इतने पुराने विचारों वाले हो? अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक शर्त मानूंगी, बिल्कुल कोई भी। कैसा रहेगा अंकल, क्या तुम रेस करोगे? मैं रेस नहीं करना चाहता और मुझे छोटे सेब से कोई प्यार नहीं है। अपनी कार हटाओ वरना मुझे बेशर्मी न करनी पड़े। सार्थक ने चूचू पर बाजू से एक नज़र डाली, उसे इस जिद्दी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंकल, तू किसे छोटा सेब कह रहा है? तू ही छोटा सेब है, तेरा पूरा परिवार छोटे सेब है।
मैं तुझे बता रही हूं, अगर तूने आज मेरे साथ रेस नहीं की तो तू इस सड़क से आगे नहीं बढ़ सकता। सार्थक की बातें सुनकर चूचू का चेहरा तुरंत नाराज हो गया। उसने अपनी छाती फुलाने की कोशिश की पर असफल रही। सार्थक ने सिर हिलाया, दुनिया की स्थिति पर अफसोस जताया और कुछ कहने का मन नहीं किया। वह सीधा फरारी की तरफ बढ़ा, उसे खुद हटाने की योजना बना रहा था। अंकल, तुम नहीं जा सकते। अगर तुमने आज मेरे साथ रेस नहीं की तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और अगर तुमने मेरे साथ रेस नहीं की तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मुझे यौन उत्पीड़न किया। सार्थक को अपनी कार की तरफ आते देखकर चूचू नाराज हो गई। उसने अपनी बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया, मुंह फुलाया, बहुत नाराज दिख रही थी। यौन उत्पीड़न तू? सार्थक ने स्मोकी मेकअप वाली चूचू पर एक नज़र डाली और तीखी हंसी। क्या तुझे लगता है पुलिस इस पर विश्वास करेगी? कृपया अगली बार जब कोई बहाना बनाए तो उसे विश्वसनीय बनाने की कोशिश कर और छोटी लड़की तारांकन 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 कहना बंद कर। जाकर खुद खेल, मुझे बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सार्थक का मूड खराब था। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतनी बेशर्मी से बदनामी करते देखा, इसलिए उसका लहजा स्वाभाविक रूप से तीखा था। तू? सार्थक की बातों से गुस्से से भरी चूचू का दिन बहुत खराब था और वह बस अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बदसूरत अंकल उसे समय नहीं देगा। वह सोचती थी कि वह कौन होता है। क्या उसे सच में लगता है कि वह उसके साथ रेस करना चाहती है क्योंकि वह उस पर फिदा है? वह चूचू एक जवान और खूबसूरत लड़की, जहां भी जाती सबका ध्यान खींचती थी। ये अंकल उसे इतनी स्पष्ट रूप से नज़रअंदाज करने की हिम्मत कर रहा था जैसे उसे देख ही नहीं रहा हो। ये बहुत ज़्यादा था। वह पूरी तरह नज़रअंदाज हो गई और उसने कसम खाई कि वह सार्थक को एक भारी कीमत चुकाएगी। अध्याय 24 चूचू की साजिश। सार्थक को अपनी कार की तरफ जाते देखकर चूचू ने नफरत से दांत पीस लिए। इतना कुछ कहने के बाद भी ये अंकल बिल्कुल नहीं हिला। कितना गुस्सा आता है। क्या यही वह पौराणिक संयमी आदमी की उदासीनता थी? उसने सार्थक को सबक सिखाने के बारे में सोचा पर उनके बीच ताकत के अंतर को देखते हुए उसे आखिरकार इस विचार को छोड़ना पड़ा। बस उसे ऐसे जाने दूं। जैसे ही चूचू ने सार्थक की जाती हुई आकृति को देखा, उसकी काली आंखें चारों ओर घूमी और जल्द ही उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अपना मन बना लेने के बाद चूचू की चमकती आंखों में पानी आ गया और उसके चेहरे पर क्रिस्टल जैसे आंसू बह निकले। वह नाजुक ढंग से कांपी। उसके खूबसूरत चेहरे पर पूर्ण निराशा और लाचारी की अभिव्यक्ति थी। अगले ही पल सार्थक को अपनी पीठ पर एक भारीपन महसूस हुआ। एक जवान शरीर उस पर कूद पड़ा। दो बाहों ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और टांगों ने उसे जकड़ लिया। चूचू एक कोआ की तरह सार्थक से चिपक गई, उसके शरीर पर लटकी हुई। क्या कर रही हो? सार्थक हतप्रभ था। क्या ये नटखट लड़की सुबह सुबह पागल हो गई थी? ऐसा लगता था जैसे मानसिक बीमारी हो तो बिना परिणामों के हमला किया जा सकता है। सार्थक से कसकर चिपकते हुए चूचू ने अपने चेहरे पर आंसू बहने दिए और दयनीय ढंग से चीखने लगी, पति कृपया मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे पता है मेरा फिगर अच्छा नहीं है पर मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी बढ़ सकती हूँ। पति, मैं वादा करती हूँ अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो कहोगे वो करूंगी और मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ। पति, कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? हिचकी। उद्धरण चिन्ह। सार्थक दंग रह गया। ये कैसा नाटक था? एक बच्चा, उसका बच्चा। उसे तो पता ही नहीं था। सड़क के किनारे खड़े लोग भी चौंक गए। उन्होंने पहले दो कारों को देखा था, सोचा कि ड्राइवरों के बीच सड़क पर कोई झगड़ा हो रहा है, पर पता चला कि ये पारिवारिक झगड़ा था। हालांकि जब उन्होंने चूचू की हालत देखी तो सार्थक के प्रति उनकी नज़रें घृणा से भरी हुई थीं। वे उसे पूरी तरह एक जानवर मान रहे थे, इतना क्रूर कि उसे जानवर कहना भी बहुत दयालुता थी। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मेरी माँ के पास बहुत हैं, मैं उनसे मांग सकती हूँ।
और क्या तुम्हें खूबसूरत औरतें पसंद हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ। पति, कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे और बच्चे को मत त्यागो। अगर तुम चले गए तो मैं और बच्चा कैसे जिएंगे? हिचकी हिचकी। पति, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो? तुमने कहा था मुझसे हमेशा प्यार करोगे, तो क्यों? चूचू इतनी दयनीय ढंग से रो रही थी कि दिल पिघल जाए और आसपास के खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कई सुबह की सैर करने वाले, ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं, दया और उदासी के भाव दिखा रही थीं, गहरी आहें भर रही थीं। उनकी नज़रों में सार्थक अब एक जानवर और एक आधुनिक चेन शिफ्मी का प्रतीक था, और कुछ तो सार्थक को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार थे। सार्थक को हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। वह जीवन भर हंसों का शिकार करता रहा, पर आज एक ने उसकी आंखें चोंच मार लीं। एक छोटी लड़की ने उसे बेवकूफ़ बना दिया था। उसे स्वीकार करना पड़ा। आजकल के जवान लोग मजाक करना अच्छी तरह जानते हैं। क्या ऐसे मजाक हल्के में किए जाने चाहिए? पर एक नंगे पांव आदमी को जूते वाले से डर नहीं लगता। चूंकि वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता था, तो डरने की क्या बात थी? इस विचार के साथ सार्थक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसका शरीर हल्का हिला और उसने अपनी गर्दन पर लिपटे हाथों को झटक दिया। उल्टे उसने चूचू को पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। कपड़ों के माध्यम से भी वह जवान लड़की की कमर की कोमलता को महसूस कर सकता था। हालांकि उसमें अभी भी कच्चापन था, फिर भी यह एक अलग एहसास था। सार्थक का हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके नितंब को सहारा देते हुए महसूस करके चूचू कांप गई, क्योंकि वह उनकी निकटता से गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। उसने मन में गाली दी, उसे बदमाश अंकल कहा, पर उसने संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय वह और जोर से रोई। आसपास के लोग पहले से ही बातें कर रहे थे। दुर्भाग्यशाली जवान लड़की चूचू के प्रति सहानुभूति जता रहे थे। अरे, आजकल के जवानों का क्या हाल है? हमारे जमाने में हाथ पकड़ना भी चोरी छिपे होता था। अब अरे, एक बुजुर्ग महिला ने बार बार आह भरी। मुझे लगता है ये लड़की बहुत दयनीय है। मेरी बेटी के बराबर उम्र की, आगे क्या होगा? युवक, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वरना ईश्वर की सजा मिलेगी। देखो, युवती तुमसे कितना प्यार करती है और वह तुम्हारा बच्चा पाल रही है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तुम आदमी हो तो जिम्मेदारी लो। अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो ऐसे मत खेलो। साथ ही मुझे लगता है ये लड़की अभी नाबालिग है। जैसे जैसे भीड़ बातें करती रही, चूचू के गाल सेब की तरह लाल हो गए, पूरी तरह शर्मा गई। वह सिर्फ सार्थक को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद जाल में फंस जाएगी। वह जवाब देना चाहती थी, पर नहीं जानती थी कि कैसे शुरू करे। उस पल सार्थक ने भी पछतावे से भरा चेहरा दिखाया, सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबका शुक्रिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पत्नी, मैं वादा करता हूँ अब से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा और आज जैसा नहीं करूँगा। पत्नी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और निश्चित रूप से तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छा जीवन दूंगा। ये कहते हुए सार्थक ने चूचू को प्यार से देखा, अपना हाथ उसके पेट पर कपड़ों के ऊपर रखा, जैसे अजन्मे बच्चे से बात कर रहा हो। बच्चे, अपने पिता पर विश्वास करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अब से अच्छा जीवन दूंगा। एक चूचू, जिसने कभी ऐसा दृश्य अनुभव नहीं किया था, डर की चीख निकाली, बिजली की तरह कांप गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सार्थक इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत करेगा। उसके गाल जल रहे थे। वह हकलाई, तू मुझे छोड़, मैं फिर नहीं करूंगी। चूचू की बातें सुनकर सार्थक जोर से हंसा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो लड़की कुछ पल पहले इतनी उग्र थी, उसमें भी एक शर्मीली तरफ थी। सार्थक ने शरारती मुस्कान दी और चूचू के कान में फुसफुसाया, तू मेरा बच्चा पाल रही है। मैंने वो सब देखा है जो देखना चाहिए, और जो नहीं देखना चाहिए वह भी। एक बच्चे का पिता अपने बच्चे को छुए तो उसमें क्या बुराई है? उद्धरण चिन्ह। मैं फिर नहीं करूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दे। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे सकती हूँ, बहुत सारे पैसे। कृपया मुझे इस बार माफ कर दे। चूचू को रोने का मन कर रहा था। उसने सार्थक को पूरी तरह परेशान करने का इरादा किया था, पर अंत में वह खुद मुसीबत में पड़ गई, बड़ा नुकसान उठाया।
अब समझ आया। कुछ पल पहले बहुत अकड़ रही थी, पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी कि मैंने तुझसे बलात्कार किया, बहुत उछल रही थी। इतनी छोटी उम्र में क्यों नहीं कुछ अच्छा सीखती? इसके बजाय तू ड्रैग रेस सीखती है, दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाना सीखती है। आज मैं तुझे तेरे माता पिता की तरफ से सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर सार्थक ने चूचू को छोड़ा और अपना हाथ घुमाकर लड़की के नितंब पर जोर से थप्पड़ मारा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 25 सड़क का हत्यारा। पटाक। साफ आवाज और उसके नितंबों में जलन ने चूचू को ऐसा महसूस कराया जैसे वह गिरने वाली है, पर वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह सिर्फ अपने होंठ काट सकती थी और सार्थक को नफरत से देख सकती थी। अपने दिल में ठान लिया कि एक दिन उसे कीमत चुकाएगी। मैं तुझे याद रखूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आंखों में आंसू लिए चूचू ने सार्थक को घूरा, पर जब उसने उसे फिर से हाथ उठाते देखा तो उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह मुड़ी और बिल्ली को देखकर चूहे की तरह फरारी की तरफ भाग गई। चूचू की जाती हुई आकृति को देखकर सार्थक ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे अब चूचू पर कोई गुस्सा नहीं था। उसकी नज़रों में वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी जो अपने माता पिता द्वारा बिगाड़ी गई थी। सच में बुरी नहीं थी, वरना अभी का सबक इतना आसान न हो ता। जैसे ही वह मुड़ा और अपनी कार में जाने के लिए, सार्थक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी नज़र तुरंत तेज हो गई, जैसे वह चूचू को देख रहा हो। उसी समय दो तरफा सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहा एक डंप ट्रक अचानक पागल हो गया, तेजी से गति बढ़ाकर चूचू की तरफ बढ़ा। कुछ दर्शक जो जाने वाले थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो चीख निकाली, लड़की हट जा। चूचू ने अनायास ही सिर उठाया, डर के मारे उसका चेहरा रंग गया और उसने हिलने की पूरी कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे उसकी टांगें अब उसकी नहीं थीं, पूरी तरह ताकत खो चुकी थीं। वह बस लाचारी से डंप ट्रक को अपनी तरफ आते देख सकती थी। जैसे ही डंप ट्रक उसे रौंदने वाला था, चूचू को एक पल के लिए लगा कि इस तरह मर जाना बहुत अफसोस होगा। वह कभी प्यार नहीं करी थी और अभी भी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी थीं। जब ऐसा लगा जैसे चूचू को चली जाने वाली है, उसे अचानक अपनी कमर पर एक तंगी महसूस हुई और एक बड़ी ताकत ने उसे खींचा। उसका शरीर बेकाबू होकर एक तरफ उड़ा, मुश्किल से डंप ट्रक की घातक राह से बचा। दर्शकों के लिए ये दृश्य बिल्कुल अलग नज़ारे में बदल गया था। उन्होंने बस देखा कि सार्थक ने अपने शरीर को थोड़ा घुमाया और फिर वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। पलक झपकते वह चूचू के बगल में आ गया और उसे खींचकर बचा लिया, मुश्किल से वाहन से बचते हुए। तेज रफ्तार डंप ट्रक बिल्कुल नहीं रुका, इसके बजाय उसने और तेजी पकड़ी, सड़क पर तेजी से गुजरा और जल्दी ही दूसरी सड़क पर गायब हो गया। चूचू अभी भी स्तब्ध थी, उसे होश में आने में कुछ समय लगा। उसने सार्थक की एक बांह को कसकर पकड़ लिया। क्या मैं मर गई? तू नहीं मरी, पर अगली बार मेरी गारंटी नहीं। सार्थक ने ऐसे बात की जैसे कुछ मामूली हो। अब समझ आया मौत का खौफ। ड्रैग रेस इससे भी बदतर है। एक बार हादसा हो जाए तो बचाने की जरूरत नहीं, तुझे बोरे में डालकर सीधा शमशान भेज देंगे, क्योंकि तेरा पूरा शरीर नहीं बचेगा। एक हाथ या पैर खोना सबसे अच्छी स्थिति होगी। तू शायद कोई हड्डी भी न छोड़े। नहीं हो सकता। चूचू कांप उठी, उसका चेहरा एक बार में पीला पड़ गया। कोई अवशेष न छोड़ने का विचार उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। तुझे क्या लगता है? अब भूत बनना बंद कर और या तो घर जा या स्कूल बाहर समय बर्बाद करना बंद कर। तू अभी इसके लिए तैयार नहीं है। सार्थक ने चूचू के सिर पर थपकी दी और अपनी BMW की तरफ जाने लगा। अंकल, तेरा नाम क्या है? तूने मेरी जान बचाई, मैं तुझे इनाम देना चाहती हूँ। चूचू ने सार्थक की जाती हुई आकृति पर चिल्लाया। कृपया नहीं, मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर तू मुझे मुसीबत में न डाले। सार्थक ने बिना पीछे देखे कहा। चूचू ने मुंह फुलाया और जल्दी से कुछ कदम दौड़कर सार्थक की बांह पकड़ ली, जिद करते हुए, नहीं हो सकता, एक को एहसान का बदला देना चाहिए और बुराई का बदला। तूने मेरी जान बचाई, मुझे तुझे इनाम देना होगा। भले ही तू इनाम न चाहे, कम से कम मुझे अपना फ़ोन नंबर तो बता। मैं समय मिलने पर तुझे खाना खिलाऊंगी। अगर तू नहीं आया तो मैं हर दिन तुझसे चिपकूंगी। तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगी।
ठीक है, मैं तुझे अपना नंबर देता हूँ। जब खाना खिलाना हो तब कॉल करना और बिना वजह मत कॉल करना, मेरे पास काम है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। सार्थक ने आखिरकार मानकर चूचू को अपना नंबर दे दिया। उसने एक बार डायल किया और सार्थक के फ़ोन से रिंगटोन सुनकर वह चमकती मुस्कान के साथ खिल उठी। ये लो अंकल, मैं तुझे काम में परेशान नहीं करूँगी। हमारा वादा याद रखना, जब मैं कॉल करूँ तो तुझे उठाना होगा, वरना मैं हर दिन तेरे पीछे पड़ूंगी, तेरे काम की जगह भी जाऊंगी और कहूंगी कि तूने मेरा नितंब छुआ और मेरी कमर भी। बाय अंकल। फोन रखकर चूचू ने सार्थक पर एक मुस्कान डाली, ऐसे लगा जैसे पहले की कार दुर्घटना ने उसे प्रभावित नहीं किया था। चूचू को उछलती कूदती जाते देखकर सार्थक की भौहें अनायास ही चढ़ गईं और उसके चेहरे पर एक उदासी की झलक आई। जो डंप ट्रक उनकी तरफ पागलों की तरह आया था, वह कोई साधारण बेकाबू वाहन नहीं था, वह साफ तौर पर चूचू को निशाना बना रहा था। जैसे ही ट्रक आया, उसने साफ देखा कि ड्राइवर में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक असामान्य शांति थी, दूसरे ड्राइवरों के विपरीत जो हादसों में होते हैं। असफल प्रयास के बाद इतनी जल्दी भागना एक सुनियोजित पूर्व निर्धारित कार्य को दर्शाता था। हालांकि ये उसका काम नहीं था। फरारी खरीदने की क्षमता वाली चूचू की पृष्ठभूमि निस्संदेह असाधारण थी और निश्चित रूप से कोई उससे निपटेगा। जैसे ही वह अपनी BMW चलाता रहा, सार्थक ने अपनी एक बांह दरवाजे पर टिका रखी। उसका दिमाग कल रात रोज के साथ बिताए गए उस शानदार समय को याद कर रहा था, जिसने उसके होठों पर एक मुस्कान ला दी। पर जल्द ही सार्थक की भौहें फिर से चढ़ गईं, उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखी, जैसे उसने रियरव्यू मिरर में एक काली संताना को बेपरवाही से देखा। उसकी नज़रों में हत्या की चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत दिनों से दूर था, कि हर कोई, चाहे कोई भी हो, अब उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा था। एक मोड़ लेकर सार्थक मुख्य सड़क से हटकर बाहरी इलाकों की तरफ बढ़ा। जब वह उपनगरों में एक सुनसान सड़क पर पहुंचा तो सार्थक ने धीमा किया और एक सुनसान जगह पर कार रोकी। कार से बाहर निकलकर उसने सिगरेट जलाई, कार के सहारे झुक गया और उस दिशा को देखता रहा जहां से वह आया था। कुछ देर में एक काली संताना उसकी नजरों में आई। कई मोटे तगड़े काले सूट वाले पुरुष बाहर निकले। सभी 6 असामान्य रूप से लंबे थे, धूप के चश्मे पहने हुए बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे और उनमें एक सख्त हवा और खतरे की धारा थी। तुमने हमें कैसे नोटिस किया? लगभग 30 साल के आदमी ने पूछा, जो उनका नेता लग रहा था। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। सूट वाले आदमी ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और सख्ती से कहा, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, कोई तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम स्वेच्छा से हमारे साथ आओगे या हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? सार्थक ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धीरे से धुएं का गोला छोड़ा और बेपरवाही से कहा, क्या तुम जानते हो मैं अपनी कार को विशेष रूप से इस जगह क्यों लाया? क्योंकि मुझे मुसीबत पसंद नहीं, इसलिए मैं हमेशा उसे जड़ से खत्म करता हूँ। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं है। ये सुनसान है, मारने और शव गाड़ने के लिए अच्छी जगह। क्या तुम्हें नहीं लगता? अध्याय 26 स्वर्ग की ओर से न्याय। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सूट वाले आदमी ने एक पल रुककर अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैलाई। हमारे युवा मालिक ने कहा, अगर तू समझदारी से काम लेगा तो तुझे बख्श दिया जाएगा, पर अगर नहीं तो तुझे नरक के रास्ते भेज दिया जाएगा। बॉस, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं इसकी खोपड़ी कुचल दूंगा। सूट वाले आदमी के पीछे एक मोटा तगड़ा आदमी खून की लालसा से चमकती आंखों के साथ तीखी हंसा। उसने जमीन पर पैर रखा, एक चीते की तरह एक धुंध बनकर सार्थक पर झपटा। 10 मीटर का अंतर एक पल में गायब हो गया और एक पल में वह सार्थक के पास था, उसके सिर पर एक क्रूर लात मारने के लिए। लात की हवा को चीरती हुई एक काली कोड़े की तरह शून्य में तेजी से चलती, एक गरजती हुई आंधी पैदा करती जो चेहरे पर चुभती थी। अगर कोई और होता ऐसे भयंकर हमले का सामना करते हुए, उसकी मौत निश्चित होती, उसका दिमाग बिखर जाता। अफसोस उसके लिए, सार्थक कोई और नहीं था,
वह वो व्यक्ति था जो एक बार अंडरवर्ल्ड में तूफान ला चुका था, एक दुर्स्वप्न स्तरीय ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। एक पीले स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट। पीले स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट को इतनी अकड़ कब से आ गई? ऐसा लगता है जैसे ताकतवरों की अनुपस्थिति में तुच्छ कीड़े भी उछलने लगते हैं। सार्थक ने एक ठंडी हंसी दी। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बनी हत्या की एक आभा उसमें से फूट पड़ी, बेरोक हत्या की इच्छा की एक अंतहीन लहर हवा में बह गई, जैसे खून का समुद्र कहीं से प्रकट हो गया हो। आसपास का तापमान हिमांक तक गिर गया, सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही पैर गिरने वाला था, सार्थक हिला। उसकी आंखें तिरछी हुईं, उसकी बाँह उठी और उसकी दाहिनी मुट्ठी गरजी। उसका मुक्का भारी और शक्तिशाली था, हवा को चीरता हुआ, ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता हुआ। बैंग, चटक। सार्थक का मुक्का तेज और मजबूत पहले उस आदमी की छाती पर लगा, हड्डियों के टूटने की साफ आवाज के साथ। आह! तगड़े आदमी ने दर्द की चीख निकाली, उसका शरीर हवा में उड़ गया। अज्ञानी मूर्ख! एक पल में सार्थक उसके बगल में प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी टांग एक कोड़े की तरह उठी और बेरहमी से उस आदमी की छाती पर पड़ी, तगड़े आदमी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तगड़ा आदमी डरी हुई आंखों से जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका शरीर 2 बार ऐंठा और फिर स्थिर पड़ा रहा, जीवन से रहित। दूसरे सूट वाले पुरुष स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सार्थक इतना बेरहम होगा। एक बार जब उसने कदम उठाया, उसने कोई दया नहीं दिखाई, एक पल में एक आदमी को मार डाला। उस पल डर नाम की एक भावना ने सबके दिल में जड़ें जमा लीं। उनके पास जो जानकारी थी वह ये थी कि सार्थक ने एक बार किसी सैन्य क्षेत्र में सेवा की थी, उसके बाद उसका ठिकाना अज्ञात था। वे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि सार्थक की ताकत इतनी भयानक होगी। तू आखिर कौन है? तू सिर्फ सैन्य क्षेत्र से आया कोई नहीं हो सकता। नेता ने गहरी सांस ली, तुरंत कार्रवाई नहीं की। ताकत के मामले में वह अभी मरे आदमी से थोड़ा ही मजबूत था। अगर असली लड़ाई होती, वह जानता था कि वह सार्थक की तरह साफ साफ और निर्णायक रूप से हल नहीं कर सकता, बिना अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए। मैं कौन हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज तुम सब मरने वाले हो। सार्थक के होंठ एक खून प्यासी मुस्कान में मुड़े, उसकी आंखों में एक लाल चमक चमकी, उसकी आकृति झिलमिलाई और वह एक भूत की तरह एक सूट वाले आदमी के बगल में प्रकट हुआ। उसकी हथेली उस आदमी की गर्दन पर जमी, एक हल्के घुमाव के साथ उसने उसे तोड़ दिया। सार्थक मौत के दूत की तरह था, उसके पूरे अस्तित्व से एक ठंडी आभा निकल रही थी और हर बार जब उसकी आकृति झिलमिलाती, वह अनिवार्य रूप से एक जीवित जीवन ले लेता था। उसकी खून प्यासी लाल आंखें जीवन के प्रति उदासीनता दिखा रही थीं, जैसे उसकी आंखों में मानव जीवन खरपतवार जैसे थे, या कूड़ा जो चींटी से भी कम था, बस एक चुटकी में निपटाया जा सकता था। उसी समय नेता सूट वाले आदमी की आंखों में एक ठंडी शातिर चमक दिखी। वह एक तेंदुए की तरह सार्थक पर झपटा, उसके हाथ में ठंडी चमकती एक खंजर दिखी जो सार्थक की छाती पर जोर से वार कर रहा था। सूट वाले आदमी की कार्रवाई सार्थक की नज़रों से नहीं बची, या यूं कहें, उसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आते हुए खंजर का सामना करते हुए सार्थक ने बिल्कुल नहीं बचा, उसकी दाहिनी मुट्ठी अचानक फूट पड़ी। चटक! उद्धरण चिन्ह। खंजर मुट्ठी से टकराया और फट गया, जैसे किसी अदृश्य फिल्म ने उसे रोक दिया हो। सार्थक का मुक्का सूट वाले आदमी की बांह पर पड़ा, हड्डियों के चूर होने की आवाज आई और वो बांह एक मीट ग्राइंडर में डालने जैसी खून की फुहार में बदल गई। सच्ची ऊर्जा! नामुमकिन! तू बस 20 साल का है, तू सच्ची ऊर्जा को कैसे समझ सकता है? सच्ची ऊर्जा का उपयोग करने के लिए गहन स्तरीय ताकत चाहिए। तू गहन स्तरीय नहीं हो सकता तो तू जमीन स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। तू आखिर कौन है? तू कोई सामान्य नहीं हो सकता।